हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो हमारे एचएसएससी सीईटी मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक गिवन है तो वो हमने शुरू किया था। आज उसी के लिए मैं आगे कुछ लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए मटेरियल। ये लगभग आप लोग देख रहे होंगे कि 34 पेजेज हैं। तो देखते हैं कि एक वीडियो में कितना हो पाता है, फिर नेक्स्ट दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था कि आपदा होती क्या है, आपदाओं को कितनी तरह की जो आपदाएं होती है वो हो सकती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा कौन कौन सी होती है। तो आगे देखिए, आपदाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति की, भारत की आपदाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, भारत के अंदर किस तरह की आपदाएं कितने % एरिया पर आती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो भारत है वो क्या है, विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो लगभग जो आपदाएं हैं वो भी भारत में आती ही रहती हैं। ठीक है, भूकंप है, भूकंप भारत के अंदर लगभग 58.6% भूभाग पर जो भूकंप के झटके हैं वो देखे जा सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। फ्रेंड, डिजास्टर मैनेजमेंट से हमारे जो सिलेबस गिवन है ना, उससे बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका 2 मिनट का समय और लूँगी कि अगर आप लोग ईवीएस, रोड सेफ्टी, एचएससी सीईटी के लिए पढ़ना चाहते हो तो मैंने मेरे चैनल पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, करवाया हुआ है। सबके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हो। और जो टॉपिक बचे हुए हैं वो अभी मैं आने वाले दिनों में कंप्लीट करवा दूंगी। मेरी कोशिश है कि लगभग 4-5 दिन में हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आगे चलते हैं। जो बाढ़ है वो लगभग 12% हिस्से पर क्या आती है, भारत में बाढ़ आती है। ठीक, चक्रवात एंड सुनामी है वो कहाँ पर आएंगे, तटीय प्रदेशों में आते हैं। चक्रवात और जो सुनामी है वो तटीय प्रदेशों में आते हैं। चक्रवात लगभग 8% हिस्से पर आते हैं, लगभग 8% हिस्से पर क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्र 68% है, क्योंकि भारत में वर्षा क्या होती है, कमी होती है। भूस्खलन एंड हिमस्खलन कहाँ पर होगा, जो लैंडस्लाइडिंग है वो कहाँ पर होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में होगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, भारत में आपदा प्रबंधन की पृष्ठभूमि, कि जो आपदा तो हमने पढ़ ली कि आपदा होती क्या है, लेकिन आपदाओं को क्या किया जाना चाहिए, उनका प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। प्रबंधन मीन्स से आप क्या समझते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं कि आपदाएं कम से कम आए। अगर आपदा आ भी जाती है तो उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाए जा सके, जन और जो लोग हैं हमारे, जान और माल की कम से कम हानि हो। तो भारत में जो आपदा प्रबंधन की जो पृष्ठभूमि है काफ़ी पुरानी है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अंदर भी आपदा प्रबंधन का जिक्र किया गया है। तो आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है कि भारत के अंदर जो आपदा प्रबंधन की जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी पुरानी है। कब से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से चली आ रही है। कौटिल्य आप लोगों ने देखा होगा ना, चाणक्य, चंद्रगुप्त के क्या होते थे, गुरु होते थे। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अंदर क्या जिक्र किया गया है फ्रेंड्स, उसके अंदर जिक्र किया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में अगर भोजन पका रहे हैं तो घर के बाहर पकाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम पे क्या होते थे, कच्चे घर होते थे, और घर के अंदर जब खाना पकाएंगे तो घरों में आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती थी। तो इसलिए जो भोजन है वो दोपहर के समय में तो पकाना ही नहीं चाहिए, और ग्रीष्म ऋतु में जो भोजन है वो घर के बाहर पकाना चाहिए। आग रोकने के लिए उपयोगी साधन, आग रोकने के लिए उपयोगी साधन उस टाइम पे क्या होते थे भाई, पानी के घड़े होते थे। इस टाइम की तरह फायर एक्सटिंग्विशर तो होते नहीं थे, फायर ब्रिगेड तो होती नहीं थी। तो सीढ़ी, कुल्हाड़ी, लंबी लकड़ी, ये सभी अपने पास रखनी चाहिए कि सीढ़ी से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक के लिए बचा जा सके आग लगने की स्थिति में। पानी की घड़ों से आग को बुझाया जा सके। कुल्हाड़ी, अगर हम जहाँ पर आग लग रही है अगर वहाँ से कुल्हाड़ी से कट कर देते हैं तो आग आगे नहीं फैलती है। लंबी लकड़ी होनी चाहिए ताकि उनके बल पर आग से बाहर निकला जा सके। तो इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्षा ऋतु में नदी के किनारे बसे लोगों को लकड़ी एवं नाव की व्यवस्था रखनी चाहिए। जो वर्षा ऋतु है उसके अंदर जो नदी के किनारे वाले जो लोग हैं उनको क्या रखनी चाहिए, लकड़ी की व्यवस्था। लकड़ी की व्यवस्था क्यों रखनी चाहिए फ्रेंड्स, कि अगर वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है तो लकड़ी के सहारे तैर करके अपनी जान को बचाया जा सके। प्राकृतिक बीमारियों से बचने के लिए गंगा में स्नान करना चाहिए। उस टाइम पे गंगा एक बहुत पवित्र नदी मानी जाती थी, लेकिन आजकल तो वो पवित्रता आप लोगों को पता है किसी भी नदी में नहीं रही है। तो उस टाइम पे क्या कहा जाता था कि अगर हमें बीमारियों से बचना है तो गंगा नदी में क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इससे हमारे शरीर के जो रोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट कहा गया था कि अकाल के समय राजा जनता में बीज व अन्न का वितरण करे, कि जब अकाल पड़ जाता है तो राजा को क्या चाहिए कि अपनी जनता के बीच में बीज बांटे, अन्न बांटे, लेकिन उनसे क्या ले, उनको या तो उचित वेतन दे या फिर उनसे
क्या करवाए, उनको उचित वेतन क्यों देगा, जब उनसे काम करवाएगा तभी तो उनको वेतन देगा ना। तो दुर्ग या सेतु का निर्माण करवाए और उनको वेतन दे, फ्री में ना बांटे, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन के चरण। आपदा प्रबंधन के जो चरण हैं वो कितनी तरह से डिवाइड किया गया है, उनको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। 3 चरण कौन कौन से हो सकते हैं? आपदा पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद। आपदा पूर्व यानी जब पहले कोई दुर्घटना, कोई हानि, कोई क्षति, कोई नुकसान हुआ नहीं है, बाढ़ आई नहीं है, भूकंप आया नहीं है, उससे पहले उस संकट को कम करने के लिए। अब फ्रेंड्स, भूकंप आना है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको कम करने के उपाय किए जा सकते हैं। उसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो संकट को कम करने के उपाय, ठीक है, जैसे कि हम अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं तो संकट क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपदा के समय, जब आपदा हो चुकी है, आपदा घटित हो चुकी है, भूकंप आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, सुनामी आ चुकी है, जो भी आपदा आनी थी वो आ चुकी है, उस टाइम पर क्या किया जाता है, जो उपचार किए जाते हैं उनको कहते हैं आपदा के समय। और ये कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं? आपातकालीन होती हैं, इमरजेंसी में होती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या शामिल है? जैसे खतरे के स्थल से निकासी, अगर खतरे का कोई स्थल है तो उससे उसको निकालना है। कोई मलबे के नीचे कोई दब गया है तो उसको बाहर निकालना है, खोज करनी है, रेस्क्यू प्रोग्राम चलाने हैं, और लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, लोग हैं, पशु हैं, उनकी जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, भोजन, पानी, उसकी व्यवस्था करनी है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया कि आपदा से पहले, तो आपदा से पहले अगर बाढ़ आती है तो उससे पहले हम क्या प्रबंध कर सकते हैं? भाई बांध बना सकते हैं। तो बांध बनाने से आपदा, जो बाढ़ है उसके आने के जो प्रभाव हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ लगा करके जो भूस्खलन है, मिट्टी का जो कटाव है, उसको रोका जा सकता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, आपस में मिट्टी को बांध करके रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपदा के बाद, अगर आपदा हो चुकी है तो उसके बाद क्या प्रबंध कर सकते हैं? जो भविष्य में जो खतरे होने वाले हैं उनको कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि ये जो जिस तरह की आपदा घटित हुई है, जैसे कि मान लो बाढ़ आई है, तो हमें पता लग गया कि भाई ये बाढ़ क्यों आई है, किस कमी से आई है, तो उन कमियों को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्या किया जा सकता है फ्रेंड्स, कि बाढ़ आने से, भूकंप आने से जो क्षेत्र नष्ट हो गए हैं उनका पुनर्वास किया जाता है, उनके लिए मकानों की व्यवस्था की जाती है, उनका पुनर्निर्माण किया जाता है। लोग सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, जो मेंटली जो उनकी होती है, मानसिक रूप से भी विकलांग हो जाते हैं। एक बहुत गहरा सदमा लगता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बात है कि जब कोई आपदा आएगी, कोई दुर्घटना होगी, तो क्या होगा, हम अपनों को भी खोते हैं और साथ में ही जो हमारे पास जो संपत्ति होती है उसका भी नुकसान होता है। तो उन सभी से निकालने के लिए हेल्प की जाती है पुनर्वास और पुनर्निर्माण के तरीकों से। फ्रेंड्स, अब देखिए जो केंद्र है, केंद्र के अंदर जो हम अब आकर क्या देखेंगे कि जो आपातकाल है उसका प्रबंध किस तरह से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटी सी टेबल है, पहले इसको देखने से पहले कुछ आगे देख लीजिए, ठीक है। आपदाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि कल मैंने आपको क्या बताया था, उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह की आपदाएं बताई थी। कौन कौन सी? प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। तो उसी में कुछ आपदाएं हैं, उनको देखिए। जल और जलवायु आपदा, तो नाम से ही क्लियर है, जल से रिलेटेड या क्लाइमेट के चेंज होने से, जलवायु के परिवर्तन होने से कोई भी जो आपदा होती है, कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी हानि होती है, उसको जल और जलवायु आपदा में रखा जाता है। जैसे कि कहीं पर बादल फट गए, चक्रवात आ गई, गर्मी की लहरें यानी लू चल रही हैं, ठीक है, शीत लहरें आ गई, सूखा पड़ा हुआ है, तूफान चल रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, तो ये सब किस में आएंगे? जल और जलवायु आपदा में आएंगे। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक आपदा। भूवैज्ञानिक आपदा नाम से ही क्लियर है, भूमि से जुड़ा हुआ होगा। भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, बवंडर है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भूवैज्ञानिक आपदा में। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है, कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड, जैविक आपदा। जैविक आपदा विषाणुजनित महामारी, कीट आक्रमण, पशु महामारी और टिड्डी विपत्तियाँ। जैविक जो जीवों से संबंधित है, ठीक है, कोई महामारी फैल गई है, जैसे कि अभी कोविड आया था तो वो क्या थी? एक जैविक आपदा थी। कीटों के आक्रमण से कभी कभी क्या होती है, बहुत सारी टिड्डियाँ आ जाती हैं, चूहे आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और फसल को नुकसान पहुंचने से क्या होता है, मनुष्य को भी नुकसान होता है। तो इनको जैविक आपदाओं में रखा गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक आपदाएं। औद्योगिक आपदाएं रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएं। जो रसायन के तौर पे उद्योगों में, फैक्ट्रियों में होने वाली जो आपदाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? औद्योगिक आपदाएं। कहीं पर तेल रिसाव हो गया, या फिर
कंपनी में आग लग गई तो वो किस तरह की आपदाएं हैं, औद्योगिक आपदाएं। परमाणु आपदाएं जो परमाणु से रिलेटेड है, परमाणुओं के जैसे कि जब क्या होता है नाभिकीय संलयन विखंडन होता है तो वहाँ पे क्या होती है, विकिरण भी जनरेट होती है। या फिर जैसे कि कोई जहरीली गैस है उसके लीकेज होने से परमाणु आपदाएं आ जाती हैं। मानव निर्मित आपदाएं जो मानव से निर्मित होती हैं, शहरी और जंगलों की आग, तेल रिसाव, विशाल भवन संरचनाओं का ढहना, ये सब क्या है, मानव निर्मित आपदाएं हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आ जाता है आपदा प्रबंधन क्या है। तो अभी जो मैंने आपको जो स्लाइड्स दिखाई थी ना उसको अभी मैं इसके बाद बताऊंगी आपदा प्रबंधन क्या है। फ्रेंड्स आपदा प्रबंधन क्या है कि भाई आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई भी आपदा आ रही है, कोई भी मुसीबत आ रही है तो उसका हम प्रबंधन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम आपदा प्रबंधन को नियोजन, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन के उपायों की एक एकीकृत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है, जिसके लिए क्या क्या आवश्यक है वो हम आगे इन पॉइंट्स में देखेंगे। तो आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन बन गया कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो कब आया है, 2005 में आया है। ठीक है, आपदा प्रबंधन क्या करता है कि जो आपदाएं हैं उनको नियोजन, आयोजन, उनका कोऑर्डिनेशन, समन्वय और उनको कार्यान्वयन, उनको आगे प्रोसीड करवाता है। ठीक है, किसी भी आपदा के खतरे की रोकथाम, इसके लिए क्या क्या आवश्यक है भाई कि कोई भी जो खतरा है उसकी रोकथाम जरूरी है। किसी भी खतरे की क्या जरूरी है, रोकथाम जरूरी है। ठीक है, किसी भी खतरे की रोकथाम के लिए आवश्यकता। नेक्स्ट है किसी भी आपदा या उसके परिणामों के जोखिम को कम करना। भाई आपदा तो हो रही है लेकिन उससे जो होने वाले जोखिम हैं उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी, कोई भी आपदा हो रही है तो उससे हम निपटेंगे किस तरह से, इनका इसके अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट है किसी भी आपदा से निपटने में तत्परता, इसके अंदर क्या होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। भाई भूकंप आ गया, लोग दब गए, मर गए, तो उनको फटाफट से उनको निकालना ताकि जिसके अंदर जीवन है उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपदा से निपटने में तत्परता दिखाई जानी चाहिए। किसी भी आपदा के प्रभाव की गंभीरता का आकलन करना कि भाई कोई भी आपदा हो रही है तो उससे क्या क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, इसका आकलन करना। बचाव और राहत, किस तरह से बचाव किया जा सकता है और किस तरह से होने वाले नुकसान से राहत दी जा सकती है। पुनर्वास और पुनर्निर्माण, जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई अब आपदा हो चुकी है तो किस तरह से लोगों को, भाई उनके घर ढह चुके हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो किस तरह से हम उनको रोजगार के अवसर प्रदान करवाएंगे, किस तरह से उनको मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से उनको रहने के लिए हम घर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें आता है आपदा प्रबंधन में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियाँ। जो आपदा प्रबंधन है उसके अंदर जो शामिल एजेंसियाँ हैं उनको देखने से पहले मैंने आपको जो अभी एक चार्ट सा दिखाया था, एक टेबल सी, उसको देखते हैं। ठीक है, ये वाली, इसको देखिए पहले। देखिए फ्रेंड्स, जो आपदा प्रबंधन है उसके लिए जो सबसे पहले केंद्र के स्तर पर जो आपदा प्रबंधन है, आप ध्यान से देखिए, केंद्र के स्तर पर यानी नेशनल लेवल स्तर पर जो इसको देखता है वो कौन देखता है, एनडीएमए देखता है। एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैंने देखा है हरियाणा के एग्जाम में जो नए जो टॉपिक जोड़े गए हैं ना उनसे इतना डीप ज़्यादा नहीं जाएगा कि आपको यूपीएससी लेवल में चला जाए, नहीं, आपसे इतना ही पूछेगा, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये यूपीएससी लेवल का टॉपिक है। ठीक है, तो एनडीएमए की फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, किस लेवल पर, नेशनल लेवल पर, केंद्र लेवल पर एनडीएमए देखता है, जिसकी फुल फॉर्म ये होती है। और अभी आपसे पूछेगा जो एनडीएमए होता है उसका जो उसका जो प्रधान होता है, जो उसको उसके कार्यक्रमों को देखता है, वो जो उसका एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, मेन अधिकारी होता है, वो कौन होता है, पीएम। जो एनडीएमए होते हैं उसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। उसी के तहत, ये मैं उसी की बात कर रही हूँ, केंद्र में एनडीएमए होती है, जो प्राइम मिनिस्टर उसको देखता है, उस अपने तहत क्या रखता है, एक कमेटी रखता है। कौन सी कमेटी, एनईसी। एनईसी क्या होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उस नेशनल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसका जो मुखिया होता है वो गृह सचिव होता है। ये आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केंद्र में कौन देखता है, एनडीएमए देखता है। एनडीएमए की फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसका जो मुखिया होता है वो पीएम होता है। वो अपने अंदर क्या रखता है, एक कमेटी रखता है, उसका नाम क्या है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है, गृह सचिव होता है। फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स स्टेट लेवल पर, राज्य के लेवल पर, राज्य के स्तर पर। तो वहाँ पर स्टेट में कौन देख रहा, नेशनल पे कौन देख रहा था, सेंटर में एनडीएमए, और यहाँ पर
राज्य में कौन देखता है, एसडीएम में, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और उसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। वो भी अपने अंदर क्या रखता है, एससीसी एक कमेटी रखता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उसका सेक्रेटरी कौन होता है, उसका जो मुखिया होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट, जिला। जिला लेवल पर क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, डीडीएमए होती है। ठीक है, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है आपका, जो जिला का जो मुखिया होता है वो होता है। साथ में ही उसके साथ सहभागीदारी कौन निभाता है, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीएम है, सीएम है, ये कैसे अधिकारी हैं, निर्वाचित अधिकारी हैं, इनको चुना गया है। ठीक है, जबकि जो डीएम है वो, जैसे कि ये यूपीएससी वाले जो एग्जाम होते हैं, आईएएस आईपीएस, इनको क्रैक करने के बाद डीएम बनते हैं, आईएएस को क्रैक करने के बाद डीएम बनते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष को सहभागीदारी इसीलिए दी गई है भाई, जो निर्वाचित अधिकारी है उनका भी कुछ पार्ट हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और तो कुछ है नहीं यूट्यूब से, सिर्फ इतना ही है कि आप कमेंट करोगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आप लोगों की जल्दी से सारी वीडियो लेकर के आऊँगी और फ्री में आपको सारा कंटेंट करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो अभी आपदा प्रबंधन में जो हमने शामिल एजेंसियाँ देखी थी, एनडीएमए देखी थी, एनईसी देखी थी, एसडीएमए देखी थी, डीडीएमए देखी थी, उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए की फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या एनडीएमए भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है। तो यहाँ से आपके पास क्या क्वेश्चन निकलता है कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो एनडीएमए है, वो एक शीर्ष निकाय है, यानी सबसे जो टॉप लेवल की, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे टॉप लेवल की जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनको कौन देखता है, तो कौन देखता है, एनडीएमए देखता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके मुखिया कौन होते हैं, मैंने आपको अभी बताया है, प्रधानमंत्री होते हैं। यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो एनडीआरएफ होता है वो क्या होता है। तो ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये एनडीआरएफ के पर्यवेक्षण, निर्देशन, उसको किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जो एनडीआरएफ है, वो इसी के तहत ही काम करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो अभी हमने ऊपर देखी थी, एनईसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। एनईसी भारत के उच्च प्रोफाइल मंत्री स्तरीय सदस्यों से बना है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह सचिव, हमने देखा था कि उसमें अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। और भारत सरकार के सचिव जैसे कि कृषि, परमाणु मंत्रालय विभाग शामिल हैं, ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन आदि। एनईसी आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजनाएं तैयार करता है। नेक्स्ट है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो एसडीएमए है। तो उसका जो कार्यकर्ता होता है, जो उसका मुखिया होता है, वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसके तहत एक कमेटी बनाई जाती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, राज्य कार्यकारी समिति, जो आपदा प्रबंधन पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो जिला के लिए था, डीडीएमए जो था। ठीक है, डीडीएमए का नेतृत्व मैंने आपको बताया था डीएम करता है, जिला कलेक्टर करता है, उपायुक्त या फिर जिला मजिस्ट्रेट करता है, जिसमें सहाध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं, जो जिला पंचायत के जो अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। डीडीएमए यह सुनिश्चित करता है कि एनडीएमए और एसडीएमए द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का जिला स्तर पर और राज्य सरकार के सभी विभागों और जिलों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है या नहीं। यानी जो स्टेट ने और जो सेंटर ने जो भी नियम बनाए हैं आपदाओं के लिए, उनका सही तरह से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन निश्चित करता है, डीडीएमए निश्चित करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरणों में पंचायती राज संस्थान, पीआरआई, और नगर पालिकाएं, जिला और छावनी, ये सब किस में आते हैं, स्थानीय प्राधिकरण में आते हैं। संस्थागत और कानूनी व्यवस्था बोर्ड और नगर नियोजन प्राधिकरण शामिल होंगे, जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और प्रतिबंधित करते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ नोडल मंत्रालय हैं, उनके बारे में देखिए। महामारी से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय। अब आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल फैक्चुअल बेस, ध्यान रखना। अगर कोई महामारी फैलती है
जैसे कि अभी कोविड आया था, ठीक है, हिजाब पेचिस कोई भी महामारी फैलती है, चेचक फैल जाता है, तो उसके लिए जो निपटने के लिए नोडल मंत्रालय क्या होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कुछ निर्णय लेने होंगे, कोई सलाहकार निकाय बनाने होंगे, या फिर आपातकालीन चिकित्सा राहत देनी होगी, तो ये सब काम कौन करता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस आपको बताई जा रही है, बिल्कुल समझा के पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोग, कल मेरे पास कमेंट आया था कितने लोगों को सीईटी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि जिसके 60+ मार्क्स हैं उनको सबको करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जैविक आपदाओं से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी। तो देखिए, जो जैविक आपदाएं हैं, जो महामारी है, उनसे निपटने की जिम्मेदारी तो किसकी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। लेकिन जो जैविक आपदाएं हैं उनसे निपटने की जिम्मेदारी, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो राज्य सरकारों की है, ठीक है। कारण क्यों, क्या है इसका, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो किसका विषय है, राज्य सरकार का विषय है। प्रकोप की जांच के लिए नोडल एजेंसी, अगर कोई प्रकोप फैल गया है, ठीक है, तो उस प्रकोप के लिए जो जांच एजेंसी है वो कौन सी बनाई जाती है, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान। जो कोई प्रकोप फैल गया है उसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि NICD की फुल फॉर्म क्या होगी, तो राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान। अगर जैविक युद्ध होता है तो उसके लिए जो नोडल मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय जैविक युद्ध के लिए एक अधिनियम के रूप में जैविक एजेंटों का उपयोग है, ठीक है, गृह मंत्रालय इसके लिए काम करता है। तो ये आपने देखा, जो जैविक आपदाएं होती हैं उनका वर्गीकरण एक बार देख लीजिएगा। चार्ल्स, ये बस यहाँ से ना जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या याद रखना है कि जो चार्ल्स बाल्डविन है उन्होंने 1966 में बायो हजार्ड के लिए प्रतीक विकसित किया था। तो यहाँ से सीधा आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि जो बायो हजार्ड है, जो जैविक आपदाएं हैं, उनके लिए जो प्रतीक है वो किसने विकसित किया था, चार्ल्स बाल्डविन ने। कब विकसित किया, 1966 में, यानी जब हरियाणा राज्य बना था। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक सलाह और चाहिए, चाहे मेरी वीडियो पे 100 व्यू आते हैं, 200 व्यू आते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, कंटेंट हेल्पफुल है या नहीं है। और साथ में मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को हरियाणा जीके की डेली बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अपना सपोर्ट कमेंट बॉक्स में तो दिखा ही सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें वर्गीकरण किया गया है BSL-1। BSL-1 में क्या आता है फ्रेंड्स, बैसिलस सबटिलिस सहित बैक्टीरिया और वायरस, कुछ सेल कल्चर, कैनाइन हेपेटाइटिस और गैर संक्रामक बैक्टीरिया। सुरक्षा केवल चेहरे की सुरक्षा और दस्ताने हैं, यानी BSL-1 में जो चेहरे की जो सुरक्षा है उसके लिए और हाथों के लिए दस्ताने आते हैं BSL-1 में। BSL-2 में क्या आता है, बैक्टीरिया और वायरस जो मनुष्यों को केवल मामूली बीमारी का कारण बनाते हैं या प्रयोगशाला सेटिंग में एरोसोल के माध्यम से अनुबंध करना मुश्किल होता है, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, कंठमाला, खसरा, HIV आदि। तो इन सब के संरक्षण के लिए ऑटोक्लेव का उपयोग और जैविक सुरक्षा कैबिनेट, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप लोग छोड़ भी सकते हो, ठीक है। देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो कि BSL-3 में इंसानों में गंभीर से घातक बीमारी जो फैलाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस हो गए, वेस्ट नाइल वायरस, एंथ्रेक्स, MRI, कोरोना वायरस, ठीक है, तो इनके संरक्षण के लिए उपाय हैं। और BSL-4 में जो संभावित रूप से घातक हो सकते हैं, जैसे कि इबोला वायरस, मारबर्ग वायरस, लस्सा बुखार वायरस, इन सब से दूरी कैसे पा सकते हैं, ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, भारत में जैव खतरों की रोकथाम के लिए, जो भारत में जो जैव खतरे हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या विधान बनाए गए हैं। भारत में जैव खतरों की रोकथाम और प्रकोप होने पर सुरक्षात्मक उन्मूलन और उपायों का लागू करने के लिए निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से, जल प्रदूषण, फ्रेंड्स ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, अगर आप लोग मेरे डेली व्यूअर हैं, पहले वीडियो देखते हैं तो। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया, 1974 में, याद रखना है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 1981 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ये सब मैंने आपको EVS की क्लासेज में करवाया हुआ है फ्रेंड्स। जो EVS और डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कंप्लीट करवा दूंगी मैं 1 वीक में, तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो कब आया, 2005 में आया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। ये मैंने अभी आपको करवाया था, कौन सा मंत्रालय है नोडल मंत्रालय, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय का काम करता है प्राकृतिक आपदाओं के लिए, सूखे को छोड़कर, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद से प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए संस्थागत और नीतिगत तंत्र अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं।
ये कुछ डिटेल दी गई है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कि भाई NDME, CSDME, DDME, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाएगा? भाई आग है, भूस्खलन है, सूखा है, कटाव है। कटाव हो रहा है, ठीक है, सूख गया है, कहीं पर सूखा पड़ गया है। जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइड हो रही हैं, और आग है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि ये जो आग है ये जंगलों में लगी है, अपने आप लगी है, या घर में लगी है, कहाँ लगी है। तो इसमें जो इसका जो क्या पूछा गया था, मानव निर्मित आपदा, तो मानव निर्मित आपदा हम आग को मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जंगलों की आग होती तो जंगलों की आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, तो दावानल लिखा हुआ होता आपके पास। फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्या याद रखना है, ये पॉइंट मैंने क्यों ऐड किया है, जो भोपाल गैस त्रासदी है ये आपको ज़रूर याद रखना है। कब हुई थी? भोपाल में हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को। आपको 1984 जरूर याद रखना है। और किस गैस के लीकेज के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या लिख लीजिएगा। 2-3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? आपातकाल हम प्रबंध कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका चरण क्या नहीं है इसमें से देखिएगा। तो आपातकालीन प्रबंधन का चरण क्या नहीं है, क्या बोल रहा है इसके अंदर? पहले तो बोल रहा है संसाधन, फिर समन, जवाब, वसूली। तो इसके अंदर अगर हम इंग्लिश में इसके ऑप्शन देखते हैं तो अच्छे से समझ में आता है लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? संसाधन। क्योंकि फ्रेंड्स संसाधन से हम किस चीज़ को मतलब आपातकाल को रोक कैसे सकते हैं, कैसे प्रबंध कर सकते हैं? समन यानी आग को बुझा रहे हैं, जवाब यानी कि कहीं पे कोई आपदा हो गई है तो उसको हम उसके लिए जवाबदेही ले रहे हैं, या फिर वसूली यानी उसको पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे आपातकालीन प्रबंधन आपदाओं का प्रबंधन है, आपको पता है। एक ऐसा ढांचा तैयार करना शामिल है जिसके अंतर्गत समुदाय खतरों के प्रति भेद्यता को कम करते हैं और आपदाओं का सामना करते हैं। आपातकालीन प्रबंधन का परिणाम आपदाओं को रोकना है, जहां यह संभव नहीं है वहां उनके हानिकारक प्रभावों को कम करना। 4 चरण अधिकतम सुरक्षा आपातकालीन प्रबंधन विभाग द्वारा योजना और कार्रवाई पर सतत चक्र बनाते हैं। समन आपदा न्यूनीकरण उपाय वे हैं जो आपदा स्थिति या आपदा होने से पहले किए गए सक्रिय उपायों के माध्यम से खतरों के प्रभाव को, जोखिमों को खत्म करते हैं। जो समन है, समन का हिंदी में मीन्स क्या निकला है फ्रेंड, कि जो आपदा होने वाली है उससे पहले कुछ सक्रिय हम इस तरह के प्रभाव कर लेते हैं कि उसको कम कर सके। फिर क्या करते हैं? तैयारी आपदा होने पर उपयोग के लिए उपकरणों और प्रक्रियाओं की, भाई आपदा हो चुकी है तो क्या क्या उसके लिए उपकरण चाहिए, क्या क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए, तो वो करते हैं। प्रतिक्रिया, उसके ऊपर रेस्पॉन्स देते हैं। जो जवाब था ना, प्रतिक्रिया, कि भाई जो हमारे पास जो आपदा फैली है तो उससे किस तरह से जो प्रभावित समुदाय है उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। वसूली मैंने आपको बताया था कि दोबारा से उनको पुनर्प्राप्ति के लिए किस तरीके से उनको लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन आपदा आने पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है? तो आपदा जब आ जाएगी तो सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन देगा? गैर सरकारी संगठन, स्थानीय प्रशासन, प्रभावित समुदाय के सदस्य। तो इनमें से सबसे पहले कौन देगा फ्रेंड्स? या फिर स्थानीय समुदाय के सदस्य। तो जब सबसे पहले कौन देगा फ्रेंड्स? स्थानीय प्रशासन, जो स्थानीय वहाँ पर प्रशासन है वो बताएगा किसी भी आपदा के बारे में। निम्नलिखित में से कौन अकाल के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो अकाल के दौरान जो बैंक कर्मी है, जो अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, बैंक कर्मी, डॉक्टर, ट्रेडर्स या कर्मी यानी श्रमिक जो मजदूर है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा फ्रेंड्स? मजदूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम करता है मजदूर, कि भाई आज दिहाड़ी उसको मिल गई तो खाना ले आएगा, खा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो आगे जो क्वेश्चन बच गए हैं इनको हम कल देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में डिटेल में है तो ये सब मैं कल बताऊंगी आपको। तो 25 पेजेज हमने आज कंप्लीट कर ली है, नेक्स्ट कल करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को कमेंट जरूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और जो भी फर्स्ट टाइम देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से मिलती हूँ कल दूसरी वीडियो में, दूसरे प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। और आप लोग हरियाणा जीके का जरूर बताइएगा, हम हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर लें जिसमें हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छे से कर लें, ठीक है।